हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स को सेशन में। बच्चों आज आप सभी लेकर आए हैं चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म और इससे संबंधित बच्चों 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार इंटर परीक्षा 2025 में बच्चों आने की संभावना है। बच्चों अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो चुंबकत्व से संबंधित जो भी लघुत्तरीय प्रश्न है बच्चों आपको क्लियर हो जाएगा। ये बच्चों ये गारंटी आप एग्जाम में जाकर देखेंगे, पता चल जाएगा कि इस वीडियो से कितना क्वेश्चन आया है। तो बच्चों इसके लिए वीडियो में आप अंत तक बने रहें, जिससे चुंबकत्व से संबंधित जितने भी कंसेप्ट है और खासकर लघुत्तरीय प्रश्न बच्चों आपके लिए क्लियर हो जाए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों पढ़ेंगे हम सब, क्या है ओर्स्टेड का प्रयोग क्या है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, एक तो इसको आंसर लिखाएंगे बच्चों, लिखकर बता सकते हैं, और दूसरा इसको बच्चों समझाएंगे। तो अगर बच्चों आपको हम लिखने लगेंगे यानी लिखकर बताना चाहेंगे तो बच्चों वीडियो लंबा ना हो जाए, इसके लिए हम इस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपको 1 बार नहीं 2 बार 3 बार समझाएंगे, जिससे आप खुद से बच्चों चाहेंगे तो लिख सकते हैं। क्योंकि बच्चों अगर आपको समझ में आ जाएगा तो खुद से लिख लेंगे, और यही चाहते हैं हम कि आपके अंदर लिखने की क्षमता पैदा हो जाए कि एग्जाम में भी आप खुद से लिख कर आए। तो बच्चों यहाँ पे ओर्स्टेड का प्रयोग क्या है इसको पहले समझते हैं कि ओर्स्टेड का प्रयोग क्या है। वैज्ञानिक का नाम है बच्चों ओर्स्टेड। आप जानते होंगे कि चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक उसी तरह से बच्चों विद्युत धारावाही तार के चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका ये जो घटना जो घटा है, इसका जो प्रभाव उत्पन्न हुआ है, ये कौन बताया है? वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने बताया है कि जिस तरह चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक उसी तरह विद्युत धारावाही तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे मैं आपको समझाने के लिए क्या क्या, एक तार लिया है ओर्स्टेड ने और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। एक बैटरी से बच्चों क्या क्या है जोड़ दिया, इसमें कुंजी भी लगा दिया। इस तार के नीचे क्या क्या बच्चों, एक क्या लिया है गैल्वेनोमीटर टाइप का लिया है, एक गैल्वेनोमीटर लिया है जिसमें नीडल रहता है बच्चों। अब यहां से बच्चों ये पिक्चर दिखाया गया है, ये तार है बच्चों। तार का नाम क्या है ध्यान दें, ए बी तार वही है बच्चों ए बी। हुआ क्या बच्चों ध्यान दें यहाँ पे थोड़ा सा, कि जैसे ही इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा सुनिए, तो यहाँ बच्चों ये कुंजी के है। जैसे कुंजी क्या बच्चों खुला रहता है, तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप यानी सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है। लेकिन जैसे ही देखा कि वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने क्या किया, इस कुंजी को ऑन कर दिया, यानी कि कुंजी को संपर्क में ला दिया इस कुंजी के को, तो इस बैटरी से बच्चों क्या होने लगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा। आई जैसे बच्चों विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा, ये क्या हुआ, सुई क्या हुआ, विक्षेप हो गया। तो जैसे सुई विक्षेप हुआ बच्चों, तो पता चला कि जिस तरह चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, कि चुंबकीय क्षेत्र में सुई का ही विक्षेप, सुई विक्षेप कब होता है तो चुंबकीय क्षेत्र में ही विक्षेप होता है। तो यहाँ पता चला कि धारावाही तार के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तब तो सुई विक्षेप हुआ है। इसी को बच्चों वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने बताया। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें कि ओर्स्टेड, अब जैसे कंपास देखते हैं, जो कंपास से क्या काम है, वो हमेशा किसी भी दिशा में उसको सुई को घुमा कर रखेंगे तो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल की ओर आ जाता है। क्यों क्या बताएं, आप पढ़े होंगे कि चुंबक पृथ्वी खुद एक बहुत बड़ा चुंबक की भांति कार्य करता है, जिसका 2 ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसके कारण सुई क्या होता है, विक्षेपित होता है। यानी एक चुंबकीय क्षेत्र के कारण सुई विक्षेपित होता है। लेकिन यहाँ पे कोई चुंबक नहीं था, लेकिन धारावाही तार था। उस धारावाही तार के कारण भी क्या हुआ, सुई विक्षेपित हुआ है। इसका मतलब धारावाही तार भी चुंबक की भांति कार्य करने लगा, इसलिए इसको बोलते हैं अस्थायी चुंबक। कौन चुंबक बच्चों, अस्थायी। जैसे धारा प्रवाहित बंद किया, जैसे इसमें देखो बच्चों, इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रहा था तो सुई में कोई विक्षेप नहीं हुआ। तो ओर्स्टेड का प्रयोग में लिखेंगे, जिस तरह चुंबक के, या इस तरह लिख सकते बच्चों क्या, जब वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने यह सिद्ध किया कि जिस तरह चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक उसी तरह विद्युत धारावाही तार के कारण भी चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।
इसलिए इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं और इसे ओस्टेड का प्रयोग कहते हैं। फिर से सुनो बच्चों, क्या लिखना है। वैज्ञानिक ओस्टेड ने यह सिद्ध किया कि जिस तरह चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक उसी तरह धारावाही तार के कारण भी चारों तरफ बच्चों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसलिए इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं और इस घटना को ओस्टेड का प्रयोग कहते हैं या इसे ओस्टेड का प्रयोग कहते हैं। तो बच्चों आप उम्मीद है कि आप खुद से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, बायो सावर्ट के नियम तथा कूलाम के नियम होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे कूलाम के नियम के बीच क्या समानताएं हैं, समानताएं यानी सिमिलरिटी। बायो सावर्ट के नियम और कूलाम के नियम के बीच क्या समानता है। बच्चों बायो सावर्ट के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है जिसका वैल्यू बताया गया है, और कूलाम के नियम के कारण बच्चों विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला सिद्ध किया गया है। इसका फॉर्मूला तो सिद्ध क्या होगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला सिद्ध किया था बच्चों के क्यू बटा आर स्क्वायर। बायो सावर्ट के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला जाता है और कूलाम के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र का मान निकाला जाता है, क्योंकि बल का फॉर्मूला आए हुए तो बल तो निकाले कूलाम के नियम की ही सहायता से, इसलिए के क्यू बटा आर स्क्वायर। अब बच्चों देखना कि दोनों में क्या समानताएं। तो सबसे पहले समानताएं हैं क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र भी देखा जाए तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है और विद्युतीय क्षेत्र भी बच्चों दूरी के क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। सबसे पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे, उससे पहले बच्चों आंसर में क्या लिखना है या ध्यान दीजिएगा कि दोनों के बीच निम्नलिखित समानताएं हैं। इन दोनों के बीच निम्नलिखित समानताएं हैं। सबसे पहला पॉइंट देना है कि दोनों क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र, दोनों क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से तो क्या लिखना है पहला पॉइंट में, दोनों क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात बी समानुपाती 1/r स्क्वायर तथा ई समानुपाती भी क्या बच्चों 1/r स्क्वायर। ये इसका आंसर में है, देखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं, ये तो पहला पॉइंट में हो गया। दोनों क्षेत्र बच्चों जो होता है दीर्घ परास के होते हैं, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे बच्चों, दोनों क्षेत्र दीर्घ परास के होते हैं। दीर्घ परास होता है तो दोनों क्षेत्र चाहेंगे तो बहुत दूरी तक इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दोनों क्षेत्र दीर्घ परास लॉन्ग रेंज के होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखिएगा बच्चों, ये तो हो गया दीर्घ परास। और तीसरा पॉइंट, दोनों क्षेत्र अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। दोनों क्षेत्र अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। अध्यारोपण के सिद्धांत समझाएं तो बच्चों लेक्चर 1 में जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का होता है ये प्रश्न दिया गया था, उसमें अध्यारोपण समझाए हैं। अगर आपको दिक्कत है अध्यारोपण बच्चों वहां पे जाकर समझ सकते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। सिर्फ यहाँ पे तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, दोनों क्षेत्र अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। उम्मीद है बच्चों ये समझ में आ गया होगा। तीसरा में क्या है बच्चों, कहता है कूलाम के नियम के बीच क्या असमानताएं हैं बच्चों, असमानताएं पूछ रहा है यानी डिफरेंस। तो सबसे पहले पॉइंट पे क्या लिखेंगे बच्चों इसमें कि विद्युत क्षेत्र, सबसे पहला पॉइंट ध्यान दीजिए बच्चों, विद्युत क्षेत्र अदिश स्रोत के कारण उत्पन्न होती है। क्योंकि आप पढ़े हैं कि आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र अदिश स्रोत के कारण उत्पन्न होती है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र सदिश स्रोत के कारण उत्पन्न होती है। क्योंकि सदिश स्रोत क्या होता है, धारा अल्पांश आइडियल वेक्टर के कारण, धारा
कौन धारा? अल्पांश, धारा अल्पांश आइडियल वेक्टर के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसलिए बच्चों फिर से क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, विद्युत क्षेत्र अदिश स्रोत अर्थात आवेश के कारण उत्पन्न होती है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र सदिश स्रोत अर्थात धारा अल्पांश आइडियल वेक्टर के कारण उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना बच्चों? ये दोनों डिफरेंस है। विद्युत क्षेत्र की दिशा स्रोत तथा परीक्षण आवेश के बीच की दूरी के क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा स्रोत तथा परीक्षण आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। जो मिलाते हैं लाइन, स्रोत और विद्युत क्षेत्र के बीच जो रेखा लाइन खींचते हैं उसी के अनुदिश होगा, चाहे धक्का देगा चाहे उसको अपनी ओर खींचेगा, उसी के अलोंग होगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा स्रोत आवेश तथा परीक्षण आवेश के बीच को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या लिखेंगे? धारा अल्पांश तथा स्थिति सदिश आर वेक्टर के बीच लंबवत होता है। आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर दोनों पर लंबवत होता है। चुंबकीय क्षेत्र धारा अल्पांश तथा स्थिति सदिश आर वेक्टर के बीच लंबवत होता है। तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे बच्चों? विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र धारा अल्पांश आइडियल वेक्टर तथा स्थिति सदिश आर वेक्टर के बीच के कोण पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पे आता है बी का मान बच्चों आई म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। तो थीटा जो बच्चों किसके कोण है? किसके बीच का कोण है? तो आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का कोण। तो तीसरा में लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र धारा अल्पांश तथा स्थिति सदिश आर वेक्टर के बीच का कोण पर निर्भर करते हैं, जबकि चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जबकि विद्युतीय क्षेत्र ऐसा नहीं निर्भर करता है, विद्युतीय क्षेत्र निर्भर नहीं करता थीटा पर, क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर KQ बटा आर स्क्वायर। तो विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र तो निर्भर करता है थीटा पर, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे इसी पॉइंट को लिख देना तीसरा पॉइंट में कि चुंबकीय क्षेत्र धारा अल्पांश तथा स्थिति सदिश आर वेक्टर के बीच के कोण पर निर्भर करता है, जबकि विद्युतीय क्षेत्र नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है? लॉरेंज बल क्या है? तो लॉरेंज बल बच्चों क्वेश्चन के इसका आंसर क्या होगा कि जब कोई गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर विद्युतीय बल तथा चुंबकीय बल दोनों लगने लगता है। तो उस दोनों बल को या उस दोनों बलों के सदिश योगफल को लॉरेंज बल कहते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? फिर से सुने। जब कोई गतिशील आवेश पर चुंबकीय बल के साथ साथ विद्युतीय बल लगने लगे तो उस दोनों बलों को योगफल को लॉरेंज बल कहते हैं। फिर से सुनिए बच्चों क्या कहेंगे? किसी तरह लिख सकते हैं, जब कोई गतिशील आवेश पर चुंबकीय बल के साथ साथ विद्युतीय बल लगने लगता है तो इस दोनों बलों के यानी विद्युतीय बल और चुंबकीय बल के सदिश योगफल को लॉरेंज बल कहते हैं। लाइन छोड़ लिखेंगे, माना स्मॉल क्यू आवेश, क्या लिखेंगे? माना स्मॉल क्यू आवेश भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी तथा विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर ई में गति करता है। माना कोई आवेश स्मॉल क्यू भी वेक्टर भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी तथा विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर ई में गति करता है तो उस पर लगने वाले लॉरेंज बल FL जो होगा बच्चों क्या क्या बल लगेगा? विद्युतीय बल या चुंबकीय बल प्लस विद्युतीय बल। तो पहले विद्युतीय बल ही लिख देते हैं, विद्युतीय बल इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स। अब बच्चों यहाँ पे देखिएगा विद्युतीय बल का फॉर्मूला क्या होता है? QE वेक्टर होगा। इसका बच्चों क्या होगा? चुंबकीय बल फॉर्मूला पढ़े होंगे, गतिशील आवेश पर लगने वाला बल Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ये चुंबकीय बल बच्चों, ये लॉरेंज फोर्स आ गया, याद रखिएगा। विद्युतीय बल प्लस चुंबकीय बल के योगफल को लॉरेंज बल कहते हैं। यहाँ भी बच्चों क्या करता है, कहाँ पे क्या करता है? कभी इसमें लॉरेंज फल L से लॉरेंज लिखे हैं
क्यू कॉमन कर लेता है, लिखता है ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी। इस तरह भी लिख सकते हैं इसको हम, ये भी सही और भी सही है। तो उम्मीद है बच्चों अब लॉरेंज बल भी समझ में आ गया होगा कि विद्युतीय बल भी बल लगता है और चुंबकीय बल लगे, दोनों का सदिश योग पर ही लॉरेंज बल कहलाता है। यहाँ बच्चों क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में तीव्रता निकालना, प्रभाव किसी चुंबकीय क्षेत्र में परीक्षण इकाई परीक्षण ध्रुव प्रबलता पर, इकाई परीक्षण ध्रुव प्रबलता पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर सुनिए बच्चों क्या लिखना आपको, किसी चुंबकीय क्षेत्र में इकाई परीक्षण ध्रुव प्रबलता पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा परीक्षण ध्रुव प्रबलता पर लगने वाले चुंबकीय बल के अनुदिश होती है। इसे वेक्टर बी से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। जैसे समझें, दिखाने के लिए कि कोई ध्रुव प्रबलता पहले से कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो जब भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा बच्चों, चुंबक के कारण उत्पन्न होगा, तो चुंबक को नहीं दिखा के उस चुंबक की ध्रुव प्रबलता दिखा रहे हैं। जब भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा बच्चों, वो चाहे चुंबक के कारण होगा चाहे धारावाही तार के कारण होगा। तो अगर चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो उसकी ध्रुव प्रबलता बच्चों पीली है। चुंबक तो नहीं दर्शाए हैं, उसकी ध्रुव प्रबलता पी दिखाए हैं। और इससे कितना दूरी पर बच्चों ध्यान दें, इससे कोई आर दूरी पर, इससे कोई आर दूरी पर बच्चों क्या है, कोई परीक्षण ध्रुव प्रबलता है पी नॉट। तो इसमें बच्चों बल लगेगा, तो बल जो लगेगा तो ध्यान दीजिएगा, चाहे धक्का देगा चाहे खींचेगा। तो ये बल लगा बच्चों चुंबकीय बल एफ वेक्टर, जिधर बल लगेगा उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी होगा। तो इसलिए वेक्टर बी का मान क्या होगा, वेक्टर एफ बटा पी नॉट। ये है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। परिभाषा सिंपल सा फिर से बताते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में इकाई परीक्षण ध्रुव प्रबलता पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसकी यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा चुंबकीय बल परीक्षण ध्रुव प्रबलता पर लगने वाले चुंबकीय बल के अनुदिश होती है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। इसको मात्रक एम्पियर मीटर होता है। इसे वेक्टर बी से सूचित किया जाता है। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे, उसी तरह चुंबक क्षेत्र की तीव्रता है। एक बात और, कभी कभी तीव्रता नहीं लिख करके क्या लिख देगा, प्रेरण। तो समझ जाइए बच्चों, यही पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ना लिख के क्या लिख देगा, प्रेरण लिख देगा। तब भी परिभाषा बच्चों यही लिखना है, तभी परिभाषा यही लिखना है, आंसर यही आएगा। इसमें तो देखिए कौन कितना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लिखाए हैं। चुंबकीय आघूर्ण क्या है, तो विद्युतीय आघूर्ण पढ़े थे, उसी तरह चुंबकीय आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण जैसे पढ़े थे, सेम टू सेम। वहां पे विद्युत द्विध्रुव था, यहाँ पे चुंबक है कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, जिसकी ध्रुव प्रबलता -p और +p होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा कि किसी चुंबक के ध्रुव प्रबलता तथा चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। फिर सुनिए बच्चों क्या करें, किसी चुंबक के ध्रुव प्रबलता तथा चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा साउथ पोल अर्थात दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, -p से +p की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। यह इसका एसआई मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। इसे वेक्टर m से सूचित किया जाता है। जैसे बच्चों वेक्टर m क्या होगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, वेक्टर m क्या होगा, इसको चुंबकीय आघूर्ण जो होगा ध्रुव प्रबलता गुना चुंबकीय लंबाई, यही बच्चों फॉर्मूला है। इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर, l से गुना के मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये है बच्चों फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। विद्युत
चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? तो बच्चों यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें। वैज्ञानिक ऑस्टिन ने फैराडे ने बहुत सारे प्रयोग किया है। क्या प्रयोग किया था? आप पढ़े हैं क्लास में भी कि चुंबक और कुंडली को, यानी कुंडली इस टाइप का होता है, जैसे आप कॉइल कह सकते हैं, तारबंद होता है। कुंडली को क्या क्या अपेक्षिक गति करवाया, एक स्थिर रख दूसरा गति करवाया, दोनों गति यानी अपेक्षिक गति करवाया, तो देखा कि कुंडली में कोई बैटरी नहीं था, तब भी उस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा। तो इस घटना को ही हम सब क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कि चुंबक के कारण विद्युत उत्पन्न होने गया, इसलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसको भाषा कैसे लिखेंगे? जब चुंबक और कुंडली के बीच, आंसर लिखा है तो साथ का आंसर कैसे लिखेगा? जब चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षिक गति हो तो कुंडली के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि परिपथ बंद हो तो कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। फिर से बच्चों, क्या आप खुद साथ में बोल लें? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का परिभाषा, जब चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षिक गति हो तो कुंडली के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद हो तो कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है? लेंज के नियम क्या है? सेम टू सेम उसी टाइप का है कि जब चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षिक गति होती है तो कुंडली के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यह विद्युत वाहक बल अपेक्षिक गति का विरोध करता है, जिसे लेंज का नियम कहता है। फिर से सुनिए बच्चों, इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षिक गति हो तो कुंडली के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यह विद्युत वाहक बल अपेक्षिक गति का विरोध करता है, अर्थात जिसके कारण उत्पन्न हुआ है स्वयं उसी का विरोध करता है। तो इसे लेंज का नियम कहते हैं। समझ आ रहा बच्चों? उम्मीद है लिख सकते हैं इतना। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। तो बच्चों यहाँ पे लेंज के नियम तक हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फैराडे के नियम को लिखें बच्चों। फैराडे के नियमों को लिखें तो सबसे पहले लिखेंगे इसके दो नियम हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले इसके दो नियम हैं। पहला नियम में लिखना है क्या? ध्यान दें यहाँ पे सबसे पहला नियम लिखना बच्चों, प्रथम नियम देकर डैश देना है। किसी बंद कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद हो तो प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है, यह धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। फिर से सुनो बच्चों, प्रथम नियम में क्या लिखना है? जब किसी बंद कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि परिपथ बंद हो तो प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है, और यह धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। दूसरा पॉइंट बच्चों क्या लिखेंगे? द्वितीय नियम में बंद कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, बंद कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर होता है।
फिर से सुने बच्चों, क्या लिखना है द्वितीय में, बंद कुंडली में प्रेरित उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, बंद कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक, बंद कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, अर्थात जाई बराबर डी फाई बटा डी टी, लेकिन माइनस लगाना बच्चों, लेकिन माइनस से पहले बच्चों क्या लगा देंगे, एन, जहां एन क्या होगा, कुंडली में, ये क्या है बच्चों ध्यान दीजिएगा, कुंडली में फेरों की संख्या, एन क्या बच्चों, कुंडली में फेरों की संख्या। तो उम्मीद है बच्चों फैराडे के नियम आप लिख सकते हैं। स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण क्या है बच्चों, तो सबसे पहले स्वप्रेरण के बारे में लिखते हैं। सेल्फ इंडक्शन, जब किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा को परिवर्तित करते हैं तो स्वयं उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और यह विद्युत वाहक बल आरोपित विभवांतर का विरोध करता है। तो इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। फिर से इसको दूसरे शब्द में लिख सकते हैं बच्चों, सुने गौर से, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित किया जाता है तो स्वयं उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और परिपथ बंद हो तो प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है और यह प्रेरित धारा मुख्य धारा का विरोध करती है। तो इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। फिर से बच्चों सुने, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित, जो प्रवाहित धारा है उसको परिवर्तित करना, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित किया जाता है तो स्वयं उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और यदि परिपथ बंद हो तो प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है और यह प्रेरित धारा मुख्य धारा का विरोध करती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, पिक्चर में जो दिखाना है तो दिखा सकते हैं इस तरह से, एक कुंडली है, आरे चलिए धारा को नियंत्रित करने वाला। अब यहां से बच्चों क्या इसमें है, देखो तो यहाँ पे धारा तो प्रवाहित हो रहा है लेकिन अगर इंक्रीज कर रहा है, मुख्य धारा लगातार क्या बच्चों बढ़ रहा है, तो इसमें बढ़ेगा, इसमें बढ़ने का क्या करेगा, विरोध करेगा। इसमें जो धारा में परिवर्तित हुआ है, इस कुंडली में खुद एक बैटरी बन गया है जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो बैटरी बना है, वाहक बल उत्पन्न होगा और जैसे ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो ये इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगा, यानी प्रेरित धारा, और यह प्रेरित धारा क्या करेगा, मुख्य धारा का विरोध करेगा। तो मुख्य धारा बढ़ रहा है, इसको बच्चों घटाना चाहेगा, यानी प्रेरित धारा इधर होगा, यानी प्रेरित धारा की दिशा ये होगा। अगर बच्चों धारा घटाते हैं तो धारा घटने के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होता, लेकिन घटने का क्या करता है, विरोध करता था। घटाने मतलब विरोध मतलब बढ़ाता, तो धारा उसी दिशा में होता है। अगर इसी जगह पे यहाँ पे अगर बच्चों ये धारा क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता डिक्रीज करता बच्चों, तो यहाँ पे प्रेरित धारा जो होगा वो इधर नहीं होता, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगा। यानी धारा घट रहा था, उसे घटने का विरोध करेगा तो धारा को बढ़ाएगा, या धारा बढ़ने के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होता है तो धारा को क्या करेगा, घटाएगा। तो ये था स्वप्रेरण। अगला क्या बच्चों, अन्योन प्रेरण के बारे में देखते हैं। यहाँ पे क्या है, अन्योन म्यूचुअल इंडक्शन। इसके बारे में क्या लिखें बच्चों, अन्योन प्रेरण कि इसमें क्या होता है, एक कुंडली में धारा परिवर्तित करते तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित वाहक बल उत्पन्न होता है और द्वितीय कुंडली बंद हो तो प्रेरित धारा प्रवाहित होगा और यह प्रेरित धारा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का विरोध करेगा।
तो इसमें लिखना कैसे, जब किसी प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित किया जाता है तो द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि द्वितीय कुंडली का परिपथ बंद हो तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगता है और यह प्रेरित धारा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का विरोध करता है। इसी को बताते हैं लेंज का नियम कहते हैं बच्चों, यही है लेंज का नियम। फिर सुने क्या लिखेंगे अन्योन्य प्रेरण में, जब किसी प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित किया जाता है तो द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि द्वितीय कुंडली का परिपथ बंद हो तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है और यह प्रेरित धारा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का विरोध करती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्राथमिक कुंडली लेते हैं बच्चों, इसके बगल में एक कुंडली और लिए हैं जिसका बोलते हैं द्वितीय कुंडली। बच्चों द्वितीय कुंडली में कोई बैटरी नहीं लगा हुआ है, लेकिन प्राथमिक कुंडली में बच्चों बैटरी लगा हुआ है। जैसे यहाँ धारा प्रवाहित हुआ है मानो धारा इंक्रीज करेगा तो चारों तरफ फ्लक्स बढ़ते जाएगा। फ्लक्स बढ़ने के कारण इसमें क्या होगा बच्चों, प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। जो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन किधर होगा, इसको धारा इधर जा रहा है तो इसको बढ़ाने का क्या करेगा, विरोध करेगा, नहीं इसकी डायरेक्शन इधर होगा। यानी ये प्रेरित धारा उत्पन्न हो गया, आई डैश कह सकते हैं। कौन धारा बच्चों, प्रेरित धारा। अगर घटता तो इसका उसी दिशा में होता। ये बच्चों अन्योन्य प्रेरण के बारे में लिख सकते हैं जो अभी बता दिए हैं, आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। धारावाही परिनालिका में ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त करें। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, एक परिनालिका बनाना है। एक परिनालिका है, ऐसे बच्चों तार को क्या करेंगे हम सब लपेट दिया गया है। अब इसको तार को क्या करें, जो किसी बैटरी से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। धारा निकल रहा बच्चों आई, इसकी लंबाई जो बच्चों यहाँ पे इसकी लंबाई कितना है, एल है। अब धारा समय बच्चों प्रवाहित हो रहा है कितना, धारा जो प्रवाहित हो रहा है आई। तो भाषा में लिखेंगे माना एल लंबाई तथा कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक परिनालिका है। एक परिनालिका समझे बच्चों, एक बेलन को क्या करते हैं, लपेट देते हैं। इसमें भाषा क्या लिखेंगे कि बेलन पर तार जो लपटा हुआ उसको बोलते हैं परिनालिका। कि जब किसी माना एल लंबाई तथा कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक परिनालिका है जिसमें विद्युत धारा कैपिटल आई प्रवाहित की जाती है, तो इस प्रवाहित किया तो इस परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बच्चों क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखें बी का मान, डायग्राम के बाद भाषा लिखना, फिर बच्चों डायग्राम बनाओ, फिर भाषा क्या लिखना, फिर से सुनिए। माना एल लंबाई तथा कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक परिनालिका है जिसमें धारा कैपिटल आई प्रवाहित की जाती है, तो परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कॉमा बी बराबर म्यू नॉट एन आई बटा स्मॉल एल लंबाई। यहाँ सोचो इसीलिए ए आई का मान निकल जाएगा यहाँ से बी इंटू एल बटा म्यू नॉट इंटू एन, समीकरण 1। तथा बच्चों परिनालिका का स्वभाव प्रेरक पता है बच्चों, स्वभाव प्रेरक क्या होता है, एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए बटा इसकी लंबाई। ये बच्चों क्या है, परिनालिका का स्वभाव प्रेरक सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा करके क्या लिखेंगे, तथा करके भाषा लिखना है परिनालिका का स्वभाव प्रेरक, कॉमा दे के एल बराबर इतना लिखना है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से ये हो जाएगा समीकरण 2। जल्दी से यहाँ तक लिख लें। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे देखें ध्यान से, उसके बाद जो क्या करना है, अब लिखेंगे परिनालिका में संचित ऊर्जा। क्या लिखेंगे बच्चों, परिनालिका में संचित ऊर्जा कॉमा यू बराबर हाफ एल कैपिटल एल आई स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़ाया है
हाफ एल का मान म्यू नॉट एन बच्चों फेरों की संख्या है एन स्क्वायर इंटू ए क्षेत्रफल है, यह स्मॉल लंबाई उसकी है। आई का मान बच्चों यहाँ पर चलाना है बी इंटू एल बटा म्यू नॉट इंटू एन का होल स्क्वायर। मान बच्चों कहाँ कहाँ से रखना है, समीकरण 1 तथा 2 से। तो यहां से u का मान बच्चों क्या आ रहा है देखते हैं ध्यान से, हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा स्मॉल एल गुना यहां से आया बच्चों बी स्क्वायर एल स्क्वायर बटा म्यू नॉट का स्क्वायर इंटू एन का स्क्वायर। एन स्क्वायर बच्चों कैंसिल होगा, एल एगो कैंसिल हो जाएगा, u का मान आ गया बच्चों, एगो म्यू भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ध्यान से। तो ऊपर में क्या बच्चों आया बी स्क्वायर ए इंटू एल बटा 2 म्यू नॉट, ये बचा बच्चों, ये ऊर्जा आ गया। लेकिन इसके बाद तथा लिखेंगे परिनालिका में ऊर्जा घनत्व, क्या लिखेंगे बच्चों, परिनालिका में ऊर्जा घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, संकेत तो स्मॉल यू लेंगे, ऊर्जा बटा आयतन, भी मतलब आयतन बच्चों, आयतन मतलब अब ये बेलन टाइप का है तो इसका आयतन क्या होगा, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a इंटू लंबाई। तो यहाँ पे u का मान तो निकाले हैं बी स्क्वायर a इंटू एल बटा 2 म्यू नॉट, ये कैपिटल U का मान है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दें, आप इतना उतार लिए हैं तो जल्दी से लिख लें इसको यहाँ तक। अगर इसको बच्चों समीकरण 3 मान लिया जाए, ये मान कहां से रख रहे हैं अगर इसको बच्चों समीकरण 3 मान लिया जाए, ये मान जो रखें बच्चों कहां से रखें कैपिटल यू का मान, समीकरण 3 से। अब भी क्या है बच्चों, आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल गुना लंबाई, ए एल कट जाएगा तो बच्चों स्मॉल यू का मान, जिसका नाम है ऊर्जा घनत्व, बी स्क्वायर बटा 2 म्यू आएगा नॉट, ये बच्चों फॉर्मूला है ऊर्जा। उम्मीद है बच्चों समझ आ रहा हो, जल्दी से लिख लें। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन क्या ध्यान दें, भंवर धारा क्या है, इसका उपयोग लिखें। भंवर धारा जल्दी से बच्चों देखें यहाँ पे, तो बच्चों भंवर धारा क्या है, भंवर धारा बहुत ही आसान बच्चों, प्रेरित धारा है, सिंपल सा प्रेरित धारा जो उत्पन्न होता है फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। तो इसका परिभाषा बच्चों लिखेंगे, किसी कुंडली से गुजरने वाले, किसका आंसर लिखें बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर की बात कर रहे हैं, किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यह प्रेरित धारा और परिपथ बंद हो तो प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगता है। तो इस प्रेरित धारा को भंवर धारा कहते हैं। एक तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं जो आसान है, प्रेरित धारा का परिभाषा, नहीं तो इस तरह से लिख सकते हो कि किसी कुंडली को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, क्योंकि बच्चों परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वहां पे फ्लक्स में परिवर्तन होगा ही, चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो फ्लक्स भी बदलेगा, और चाहिए भी कि जब तक फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा प्रेरित वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। अब प्रेरित वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा तो प्रेरित धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो एक ये तरीका कि किसी कुंडली को कहाँ रख दिया जाए, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में, या एक तरीका की नियत चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाया जाए यानी गति कराया जाए। दो स्थिति हो सकता है, दोनों स्थिति में फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उसी के कारण प्रेरित धारा प्रवाहित होगा, जिसका नाम भंवर धारा, एडी करंट या फोको धारा कहते हैं। तो परिभाषा बच्चों इसमें ये भी लिख सकते हैं आप कि जब किसी कुंडली को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या निश्चित चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को गति कराया जाता है, तो कुंडली के तल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यदि परिपथ बंद हो तो प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस प्रेरित धारा को भंवर धारा कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए बच्चों,
जब किसी कुंडली को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या निश्चित चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को गति कराया जाता है तो कुंडली के तल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद हो तो प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है और तो इस प्रेरित धारा को भंवर धारा कहते हैं। यह धारा चक्करदार होती है, इसे फोको धारा भी कहते हैं। इसका उपयोग बच्चों, इसका उपयोग सबसे आसान है। प्रेरण भट्टी में जैसे आप देखते हैं हीटर वाला टाइप का जो होता होगा, जो हीटर जो खाना पकता है उसमें देखते हैं क्वाल टाइप का होगा, स्प्रिंग टाइप का होगा, तो कुंडली इसको बोलते हैं। तो वो एक हुआ, उसको बोलते हैं भट्टी, छोटा सा भट्टी, उससे वैसे बड़ा बड़ा भट्टी होता है बड़ा बड़ा फैक्ट्री में। तो पहला पॉइंट लिखिएगा इसको उपयोग में, प्रेरण भट्टी में उपयोग करते हैं। विद्युत ब्रेक में प्रेरण धारा ही के कारण जो बच्चों गाड़ी जो है ज़्यादा जर्क नहीं कर पाता है, बैलेंस रह पाता है, क्योंकि जब गाड़ी को रोकना चाहता है तो उसको क्या करता है, उसको रोकने का विरोध करता है, जिससे बैलेंस होकर गाड़ी रुकता है। तो पहला पॉइंट में लिखिएगा उपयोग में प्रेरण भट्टी में, दूसरा विद्युत ब्रेक में और तीसरा प्रेरण मोटर में। 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, प्रेरण भट्टी में, विद्युत ब्रेक में और प्रेरण मोटर में। शक्ति गुणांक की बात किया जाए, पावर फैक्टर, तो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वास्तविक औसत शक्ति क्षय तथा आभासी औसत शक्ति क्षय के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। यह मात्रकहीन तथा बीमाहीन होता है, इसे cos फाई से सूचित किया जाता है। अर्थात शक्ति गुणांक बराबर वास्तविक औसत शक्ति क्षय बटा आभासी औसत शक्ति क्षय, ये इतना लिखना है। फिर से बच्चों सुने शक्ति गुणांक के बारे में। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वास्तविक औसत शक्ति क्षय तथा आभासी औसत शक्ति क्षय के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। यह मात्रकहीन तथा बीमाहीन होता है, इसे cos फाई से सूचित किया जाता है। और cos फाई मतलब शक्ति गुणांक, अर्थात शक्ति गुणांक बराबर वास्तविक औसत शक्ति क्षय बटा आभासी औसत शक्ति क्षय। तो बच्चों ये उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे, समझ में आ रहा होगा। मात्रकहीन क्यों हुआ कि ऊपर भी शक्ति क्षय नीचे भी शक्ति क्षय है, इसलिए उसका मात्रकहीन हुआ। चौक कुंडली क्या है बच्चों? चौक कुंडली, चौक कॉइल, यह एक ऐसा वैद्युत यंत्र है। बात करें बच्चों चौक कुंडली में, यह एक ऐसा वैद्युत यंत्र है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को बिना ह्रास, ऊर्जा ह्रास हुए बिना धारा को नियंत्रित किया जाता है, चौक कुंडली कहलाता है। यानी बच्चों चौक कुंडली का काम क्या है? धारा को तो नियंत्रित करता है, लेकिन कौन धारा को बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा को, डिश धारा को नहीं। डिश धारा को नहीं कर सकते। एक धारा नियंत्रक भी होता है बच्चों जो धारा को नियंत्रित करता है, लेकिन यहाँ पे चौक कुंडली की बात कर रहे हैं, जो उसमें तो धारा नियंत्रक में जो होता है धारा ऊर्जा का ह्रास होता है, लेकिन चौक कुंडली ऐसा है कि धारा को नियंत्रित करेंगे तब भी ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा, अर्थात शक्ति क्षय शून्य होगा। तो परिभाषा कैसे लिखें बच्चों? फिर सुनेंगे गौर से। यह एक ऐसा वैद्युत यंत्र है जिसकी सहायता से ऊर्जा ह्रास हुए बिना प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित किया जाता है, चौक कुंडली कहलाता है। इसमें औसत शक्ति क्षय शून्य होता है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, लिख सकते हैं। यह एक ऐसा वैद्युत यंत्र है जिसकी सहायता से ऊर्जा ह्रास हुए बिना धारा को धारा नहीं बोलेगा, प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित किया जाता है, चौक कुंडली कहलाता है। इसमें औसत शक्ति क्षय शून्य होता है। बाटहीन धारा क्या बच्चों? बाट मतलब शक्ति की बात चल रहा है, हीन मतलब शक्ति क्षय, यानी वैसा धारा जिसमें शक्ति क्षय शून्य हो। तो इसमें कैसे लिखेंगे बच्चों? बाटलेस करंट का परिभाषा कैसे लिखेंगे सुने। प्रतिरोधहीन, आप पढ़ें बढ़िया से कि प्रतिरोधहीन वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जिसमें प्रतिरोध नहीं रहेगा उसमें औसत शक्ति क्षय शून्य होगा। याद रखिएगा बच्चों, ये बताया गया है, सिखाए भी हैं। तो प्रतिरोधहीन प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो शक्ति क्षय शून्य होता है। तो इस प्रकार परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को बाटहीन धारा कहते हैं। फिर सुनो, जो प्रतिरोधहीन वाले
परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर शक्ति क्षय शून्य होता है, तो इस प्रकार के परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को बाटहीन धारा कहते हैं। फिर सुनिए बच्चों, प्रतिरोधहीन वाले परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर शक्ति क्षय शून्य होता है, तो इस प्रकार के परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को बाटहीन धारा कहते हैं। चुंबकन क्या है? चुंबकन के बारे में समझे कि किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन में संचित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में होती है। इसका संकेत कैपिटल एम लेते हैं। इसका मात्रा क्या हो बच्चों? एम्पियर पर मीटर होता है। फिर से सुनिए बच्चों, चुंबकन किसी पदार्थ के इकाई आयतन में संचित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा चुंबकीय आघूर्ण के अनुदिश होती है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है। इसे कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। वेक्टर एम लिखेंगे तो यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण का संकेत स्मॉल एम है। ये चुंबकन है तो ये चुंबकीय आघूर्ण है बटा में आयतन अर्थात। अब यहाँ बच्चों क्या है, कैपिटल एम को मोड़ लगाएंगे तो क्या होगा? एम बटा भी आ जाएगा, लेकिन चलिए इसी में लिख देंगे। अब ये बच्चों फार्मूला हो गया आपका चुंबकन का फार्मूला, चुंबकीय आघूर्ण बटा आयतन। इसका मात्रक बताए थे एम्पियर मीटर स्क्वायर, और आयतन का मात्रा मीटर का क्यू, स्क्वायर कट जाएगा इससे तो एम्पियर पर मीटर आएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है देख लें यहाँ पे, चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो बहुत ही आसान है बच्चों समझे। पहले इसका काम है कि जैसे किसी व्यक्ति की पढ़ने की प्रवृत्ति, तो उसी तरह हर व्यक्ति के पढ़ने की प्रवृत्ति अलग अलग होता है। कोई ज़्यादा पढ़ समझ सकता है, कोई कम समझ सकता है। उसी तरह से किसी भी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होता है कि किसी भी पदार्थ को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो सब उस चुंबकीय क्षेत्र में रखने के कारण उसके अंदर चुंबक का गुण आता है बच्चों पदार्थ के अंदर। तो सभी पदार्थ अलग अलग होने के कारण सबके अंदर गुण क्या होगा? अलग अलग आएगा। जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ज़्यादा होगा वो ज़्यादा चुंबक का गुण ग्रहण करेगा, अर्थात उसके अंदर चुंबक का गुण ज़्यादा आएगा। और जिस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कम होगा उसके अंदर चुंबक का गुण कम आएगा। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे बच्चों? तो किसी पदार्थ के इकाई चुंबकन क्षेत्र के कारण उत्पन्न चुंबकन को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। और इससे यह पता चलता है कि कोई पदार्थ किस हद तक चुंबकीय थी। यह मात्रकहीन तथा विमाहीन होता है। इसे XM से सूचित किया जाता है। और XM क्या होगा बच्चों? M बटा कैपिटल H। H क्या बच्चों? चुंबकन क्षेत्र, यानी बाहर वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या है? H चुंबकन क्षेत्र, और कैपिटल M चुंबकन है कि कितना उसके अंदर चुंबक का गुण आया, किसके कारण? चुंबकन क्षेत्र के कारण। तो यहाँ पे इसी तरह से डिफिनेशन लिखेंगे, किसी पदार्थ में इकाई चुंबकन क्षेत्र के कारण, किसी पदार्थ में इकाई चुंबकन क्षेत्र के कारण उत्पन्न चुंबकन को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। और इससे यह पता चलता है कि कोई पदार्थ किस हद तक चुंबकीय थे। यह मात्रकहीन तथा विमाहीन होता है। इसे XM से सूचित किया जाता है। XM बराबर M बटा H होता है। बच्चों ये याद रखिएगा। और सबसे एक आखिरी क्वेश्चन और याद रखिएगा बच्चों, वैद्युत अनुनाद इलेक्ट्रिक रेजोनेंस वैद्युत अनुनाद क्या है? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ध्यान दें, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा
न्यूनतम अर्थात धारा महत्तम हो जाता है तो इस घटना को वैद्युत अनुनाद कहते हैं। फिर सुनिए बच्चों इसका आंसर, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा न्यूनतम अर्थात धारा महत्तम हो जाता है तो इस घटना को वैद्युत अनुनाद कहते हैं। अर्थात आप पढ़े होंगे I बराबर V/Z, धारा बी जेड क्या बच्चों, प्रतिबाधा, जैसे पढ़े होंगे ओम के नियम से R प्रतिरोध, आप सब क्लास पढ़े होंगे, वो पता हो प्रतिबाधा क्या है। अगर बच्चों इसीलिए यहाँ पे अगर I क्या हो जाए, यहाँ बच्चों V जेड क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, प्रतिबाधा मिनिमम कम, तो I मैक्सिमम हो जाएगा। इस घटना को तो याद रखिएगा वैद्युत अनुनाद कहते हैं। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको चुंबकत्व से जितने भी लघुत्तरीय क्वेश्चन आपको समझाया गया है, उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से बच्चों समझ में आया होगा। और बच्चों अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो वीडियो को थोड़ा बार रिपीट करें, 100% बच्चों आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा और खुद से इसको लिखने की कोशिश करें बच्चों। तो बच्चों इसको दूसरे तक भी इसको शेयर करें, और अगर कोई बच्चे नए हैं तो चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें। और बच्चों अपना जितने भी आने वाला है वीडियो, जैसे आपको मैग्नेटिक का दीर्घोत्तरीय प्रश्न आने वाला है या मॉडर्न फिजिक्स ऑप्टिक्स सब्जी से संबंधित लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो 2025 में आने वाला है, सबको आपको बारी बारी से डिस्कशन कराएंगे और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी बच्चों करवाएंगे। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।